आज अपन पढ़ेंगे ऑर्थो के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स अ जनरल रिव्यू। तो मतलब ऑर्थोपेडिक्स के अंदर अपन ने जितने भी फ्रैक्चर्स पढ़े हैं या फिर जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़े हैं बोन से रिलेटेड ऑर्थोपेडिक के अंदर, तो उनका जनरल ट्रीटमेंट अपन किस तरह से कर सकते हैं अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो सकता है, मतलब इसका वीडियो 2 पार्ट्स बनेगी, जिसके अंदर एक के आज तो अपन पढ़ेंगे नॉन ऑपरेटिव मेथड्स और सेकेंड वाले वीडियो में पढ़ेंगे ऑपरेटिव मेथड्स। मतलब ये इस तरह का ट्रीटमेंट है जिसको अपन जनरल कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्चर्स में यूज़ कर सकते हैं, डिसऑर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी। तो बस ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, एक बार पढ़ोगे जिसमें समझ आ जाएगा कि अपन किस तरह से इसको लिख सकते हैं, और काफ़ी इजी भी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स। तो जो किसी भी तरह का अगर ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स होता है अपनी बॉडी के अंदर, तो उसका ट्रीटमेंट अपन यहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट 2 तरीके से हो सकता है, एक तो है नॉन ऑपरेटिव एंड सेकंड यहाँ पर होता है ऑपरेटिव मेथड्स। तो नॉन ऑपरेटिव के अंदर क्या का मतलब होता है कि अपन जो बिना ऑपरेशन किए बिना सर्जरी किए जो ट्रीटमेंट करते हैं उसे अपन कहते हैं नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। और जिसके अंदर अपन सर्जरी करते हैं, जो पार्ट इसको कट करते हैं, तो वो सब आता है ऑपरेटिव मेथड्स के अंदर। तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है वो अपन किस किस तरह से कर सकते हैं, वो अपन कर सकते हैं रेस्ट देके, पेशेंट को सपोर्ट देके, फिर उसकी फिजियोथेरेपी करवाइए। फिजियोथेरेपी के अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं, इसके ट्रीटमेंट्स आते हैं, मेथड्स वगैरह होते हैं। ड्रग्स देके, मैनिपुलेशन देके एंड रेडियोथेरेपी कर कर अपन नॉन ऑपरेटिव तरीके से ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है ऑपरेटिव मेथड्स। तो ऑपरेटिव मेथड्स के अंदर यहाँ पर आता है ऑस्टियोटोमी, आर्थोडेसिस, आर्थ्रोप्लास्टी, बोन ग्राफ्टिंग, टेंडर ट्रांसफर ऑपरेशन, इंसिजन ऑफ ट्यूमर्स एंड एम्पुटेशन। तो इस तरह से अपन ऑपरेशन करके ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर जनरल रिव्यू के अंदर पढ़ेंगे नॉन ऑपरेटिव इस वाली वीडियो के अंदर, ऑपरेटिव वाला अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नॉन ऑपरेटिव मेथड फॉर ट्रीटमेंट, जिसके अंदर आता है सबसे पहले रेस्ट। यहाँ पर रेस्ट है, उसके बाद पढ़ेंगे सपोर्ट, उसके बाद फिजियोथेरेपी, ड्रग मैनिपुलेशन एंड रेडियोथेरेपी। तो फर्स्ट है रेस्ट। तो सिंस ओल्डर टाइम रेस्ट हैज़ बीन द मेन स्टे ऑफ ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट। तो पहले के सालों में क्या होता था ना, जब पुराने समय में, कि ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट करने के लिए अपन सबसे पहले उस पेशेंट को रेस्ट करने के लिए कहते थे। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन एंड पेन। जो रेस्ट करने से क्या होता है ना, रेस्ट करने से जो इन्फ्लामेशन होती है वो कम हो जाती है, और जो पेन होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है रेस्ट करने से। द वर्ल्ड रेस्ट could mean complete inactivity or immobility, has in sometimes required in acute inflammatory condition like acute osteomyelitis etc. तो यहाँ पे जो रेस्ट जो वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पर है कि कंप्लीट इनएक्टिविटी और इमोबिलिटी। मतलब जो पेशेंट है वो बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करेगा, अपनी जगह पे ही रहेगा, ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाएगा, उसको अपन रेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक बेड पे रहना है और रेस्ट करना है, आपको ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी। तो रेस्ट का मतलब यही होता है। और समटाइम रिक्वायर्ड इन एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन लाइक एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस एक्सेट्रा। तो अपन को रेस्ट करने की ज़रूरत किस कंडीशन में पड़ सकती है, वो है किस किस जगह पे रिक्वायर्ड होगा रेस्ट करना, वो है एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। अगर अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस वगैरह, अगर ऐसा कुछ होता है तो अपन पेशेंट को रेस्ट करने के लिए कहेंगे, उसको कहेंगे कि आप इन एक्टिविटी करो, मतलब एक्टिविटी मत करना ज़्यादा, और इमोबिलिटी उस जगह पे अपन को ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है यहाँ पर विथ एडवांस इन ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट मोर एंड मोर मेथड्स हैव बीन डिवाइज्ड बाय विच द पीरियड ऑफ रेस्ट कुड बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है बाय इंटरनल फ्लेक्सेशन और फॉर मोस्ट फ्रैक्चर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे जैसे ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट अपन करते हैं तो धीरे धीरे ये एडवांस होता जा रहा है। तो एडवांसमेंट के अंदर ये आ रहा है कि जितना हो सके उतना अपन रेस्ट का जो टाइम पीरियड है उसको अपन कम कर दें, क्योंकि जब पेशेंट रेस्ट करता है तो उसको बेड सोर्स होने के वो हो सकता है, बेड सोर्स वगैरह हो सकते हैं, और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस अपन को देखने को मिलती है रेस्ट करने के कारण। तो जितना
और पेशेंट पे यही चाहता है कि जितना कम रेस्ट करे उतना ज़्यादा सही रहेगा उसके लिए, क्योंकि सबको अपना अपना काम होता है और उसको सारी अपनी डेली एक्टिविटीज़ करनी होती है। रेस्ट करने से वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो जितना हो सके उतना जो पेशेंट है वो रेस्ट कम करना चाहता है। तो ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में जो एडवांस ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट है उसमें ये करने की कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके उतना अपन जो रेस्ट पीरियड है उसको कम कर दें। जैसे कि अपन एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है बाय इंटरनल फिक्सेशन फॉर मोस्ट फ्रैक्चर्स। तो पहले क्या होता था ना, जब मान लो पहले फ्रैक्चर हुआ तो फ्रैक्चर्स के ऊपर पीओपी कास्ट लगाया जाता था, ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता था, स्प्लिंट वगैरह उसको दी जाती थी। तो पीओपी कास्ट लगाने से क्या होता है ना, जो पेशेंट है वो मूवमेंट नहीं कर पाता और उसको कुछ महीनों के लिए रेस्ट करना पड़ता है। लेकिन इंटरनल तो जैसे जैसे ये एडवांसमेंट होता जा रहा है तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि लोग बाग जो होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो यहाँ पर ऑपरेटिव मेथड का यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटिव मेथड्स के अंदर क्या होता है ना, जैसे कि इंटरनल फिक्सेशन, मतलब वहाँ पे ओरिफ कर दिया जाता है, पार्ट को ओपन करके उसके अंदर इंटरनल फिक्सेशन से लगा दिए जाते हैं। तो इंटरनल फिक्सेशन से क्या होता है ना, जो पेशेंट है उसको रेस्ट कम करना पड़ता है और वो जल्दी से अपने मूवमेंट्स करने लग जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जितना हो सके उतना रेस्ट को कम किया जा रहा है एडवांस ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पर अभी अपन ने पढ़ा कि रेस्ट देके किस तरह से जो अपन को हेल्प मिल सकती है ट्रीटमेंट में, तो अपन ने रेस्ट पढ़ा। अब यहाँ पर आता है अपना सेकंड सपोर्ट। तो सपोर्ट में अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अ लिम्ब और अ जॉइंट नॉट कैपेबल फॉर फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट मसल्स पावर नीड सपोर्ट। एग्जाम्पल है यहाँ पे अब पोलियो लिम्ब। तो सपोर्ट में क्या होता है ना, जब अपनी बॉडी के अंदर जब भी मसल्स पावर्स होती है वो कम होती जाती है, मतलब वो इनएडिक्वेट हो जाती है, वो ठीक से वर्क नहीं कर पाती, मतलब वो उसकी जो फंक्शनिंग है वो कर नहीं पाती लिम्ब और जॉइंट की। तो मान लो जो मसल्स है वो वर्क नहीं कर पाएंगे तो जो पेशेंट है वो चल फिर कैसे पाएगा, उसके लिम्स और जॉइंट है उसका जो फंक्शन है वो लॉस होते जाएंगे। तो इस कारण से वहाँ पर अपन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना पड़ता है पेशेंट को। जैसे कि अपन को पोलियो लिम्ब में जो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर पोलियो जाता है तो उन पोलियो लिम्ब में अपन को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जो सपोर्ट होता है वो भी दो तरीके से यहाँ पर अपन को देखने को मिल सकता है। एक तो होता है टेम्पररी सपोर्ट, एक होता है परमानेंट और प्रोलॉन्ग सपोर्ट। तो टेम्पररी सपोर्ट में क्या होता है ना, अपन को बस कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ दिन या कुछ मंथ के लिए सपोर्ट देना पड़ता है पेशेंट को, उसके बाद उसकी जो मसल्स पावर है वो वापस आ जाती है और वो खुद से सारा वर्क करने लग जाता है। जैसे यहाँ पर है मे बी गिवन विथ स्प्लिंट मेड फ्रॉम प्लास्टिक और पेरिस और अदर प्लास्टिक स्प्लिंटिंग मटेरियल। तो जो टेम्पोररी सपोर्ट होता है, टेम्पोररी जो सपोर्ट है वो अपन किस तरह से दे सकते हैं, वो अपन स्प्लिंट से दे सकते हैं जो कि प्लास्टर और पेरिस से बना हुआ होता है, या फिर अपन दे सकते हैं किसी भी तरह की प्लास्टिक स्प्लिंटिंग मटेरियल है, इन सब के साथ अपन टेम्पोररी सपोर्ट दे सकते हैं पेशेंट को। और प्रोलॉन्ग्ड और परमानेंट सपोर्ट के अंदर क्या होता है ना, अपन को प्रोलॉन्ग मतलब अपन काफ़ी टाइम तक उसको सपोर्ट देना होता है, परमानेंट मतलब उसको पूरे टाइम उस सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है पेशेंट को चलने फिरने में या फिर किसी भी तरह की अपनी एक्टिविटीज़ करने में। तो यहाँ पर है अ परमानेंट और प्रोलॉन्ग्ड सपोर्ट में भी रिक्वायर्ड इन सम केसेस। कौन कौन से केस में यहाँ पर रिक्वायर्ड हो सकता है, वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लाइफ टाइम एफ्लुएंसेस कॉल्ड ऑर्थोसिस, जिसे अपन ऑर्थोसिस कहते हैं। तो जो ऑर्थोसिस होता है उसको लंबे टाइम तक लगाने पड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ऑर्थोसिस का, वो है एंकल फुट ऑर्थोसिस, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, नी ऑर्थोसिस, सर्वाइकल ऑर्थोसिस एंड रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस। यहाँ पर इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है जैसे कि AFO, KAFO, HKAFO, KOCOWHO। तो इस तरह के यहाँ पर अपन को ऑर्थोसिस देखने को मिल सकते हैं जो कि परमानेंट और प्रोलॉन्ग सपोर्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर अभी अपन ने पढ़ा, रेस्ट पढ़ लिया, रेस्ट के बाद अपन ने सपोर्ट पढ़ लिया, उसके बाद आता है यहाँ पर थर्ड है वो है फिजियोथेरेपी। तो अपन यहाँ पे आपको पता है ना, यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं नॉन ऑपरेटिव मेथड्स ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में। तो फिजियोथेरेपी आता है। तो फिजियोथेरेपी के अंदर क्या क्या होता है ना, दिस इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज बेस्ड ऑन physical methods of treatment such as heat therapy, exercises etc। तो फिजियोथेरेपी के अंदर काफ़ी सारे मेथड्स या फिर काफ़ी सारी मोडालिटीज़ आते हैं जिसके थ्रू अपन जो पेशेंट है उसको फिजियोथेरेपी देते हैं। तो ये जो फिजियोथेरेपी है कि जो ट्रीटमेंट की जो मोडालिटीज़ होती है वो बेस्ड होती है फिजिकल मेथड्स के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे हीट थेरेपी है, एक्सरसाइजेस वगैरह अपन देते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर, इस तरह के मेथड्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इट मे बी एम्ड एट एलिवेशन ऑफ पेन, रिस्टोरेशन ऑफ
फंक्शंस और बोथ। तो जो अपन फिजियोथेरेपी देते हैं इसका एम क्या है, तो इसका एम यही है कि अपन को पेन को कम करना होता है और जो भी फंक्शंस है बॉडी के उसको वापस अपन को रिस्टोर करना है। मान लो किसी भी जगह की मसल्स है जिसने अपना फंक्शन लॉस कर दिया है तो उसकी पावर अपन को उसको वापस करनी है, तो मतलब है रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शंस और बोथ या फिर दोनों। इट मे बी based इट मे बी यूज्ड एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट मोडलिटीज। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट मोडलिटीज की तरह अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बैक एक की तरह उसके अंदर अ कंजक्शन विद अदर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी। ऑपरेशन के बाद जो अपन फिजियोथेरेपी देते हैं वो वाली पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी भी अपन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। फिर यहाँ पर उसके आगे लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द कॉमन मेथड यूज्ड इन फिजियोथेरेपी। तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी के अंदर कुछ मेथड्स हैं जिसके साथ अपन जो पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे अपन आइस थेरेपी, हीट थेरेपी के अंदर भी यहाँ पर सरफेस हीट थेरेपी एंड डीप हीट थेरेपी आएगी। उसके बाद एक्सरसाइजेस अपन देते हैं पेशेंट को। क्यों देते हैं, जॉइंट मोबिलाइज, तो ये अपन क्या क्या दे सकते हैं, यहाँ पे जॉइंट मोबिलाइजिंग थेरेपी दे सकते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अपन पेशेंट को करवा सकते हैं, एक्सरसाइज टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, तो इसके बारे में भी अपन देखेंगे नीचे। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज थेरेपी के बाद ट्रैक्शंस, मसाज, हाइड्रोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देके अपन फिजियोथेरेपी के अंदर जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आइस थेरेपी। तो आइस थेरेपी में है आइस थेरेपी इज बेनिफिशियल ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 to 72 आवर्स आफ्टर इंजरी। तो इंजरी होने के बाद अपन पेशेंट को यहाँ पर आइस थेरेपी दे सकते हैं। आइस थेरेपी दे सकते हैं कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, वो है 24 to 72 आवर्स आफ्टर इंजरी। इतने टाइम के बाद, इंजरी के बाद अपन आइस थेरेपी पेशेंट को दे सकते हैं जिससे उसको बेनिफिशियल इफेक्ट अपन को उसके अंदर देखने को मिलेंगे। द causes रिलीफ इन पेन, रिड्यूस हेमेटोमा फॉर्मेशन एंड रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन। तो अपन जो आइस थेरेपी देते हैं इस कारण से जो पेशेंट के अंदर जो पेन होता है पेन कम होता है, हेमेटोमा जो फॉर्मेशन होता है वो कम करने की कोशिश करता है आइस थेरेपी के अंदर, इन्फ्लेमेशन होती है वो भी कम हो जाती है आइस थेरेपी के कारण। उसके बाद यहाँ पर आता है आइस थेरेपी, अपन ने देख लिया आइस थेरेपी के बाद यहाँ पर आता है हीट थेरेपी। तो हीट थेरेपी के अंदर क्या लिखा हुआ है, हीट प्रोड्यूस अ स्मूथिंग इफेक्ट ऑन मेनी एक एंड पेन। जो हीट थेरेपी होती है वो स्मूथ इफेक्ट अपन को देती है एक में और पेन में, प्रोबेबली बाय इंक्रीजिंग द बोन फ्लो ब्लड फ्लो और पॉसिबली बाय सम अदर मैकेनिज्म। तो आइस थेरेपी से यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होता है और काफ़ी सारी मैकेनिज्म अपन को देखने को मिल सकते हैं जिस कारण से यहाँ पे पेन जो है वो कम हो रहा है। हीट एप्लीकेशन इज डन फॉर 15 to 20 मिनट 2 or 3 टाइम अ डे। तो यहाँ पर जो हीट थेरेपी है अपन जो देते हैं वो अपन एक दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं 15 से 20 मिनट के टाइम में। इस तरह से अप्लाई करेंगे तो पेन अपन को यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, पेन कम हो जाएगा। हीट मस्ट नॉट बी अप्लाइड टू इनसेंसिटिव और इस्चेमिक स्किन एंड इफ देयर इज अंडरलाइनिंग अक्यूट इन्फेक्शन और न्यूप्लास्टिक टिश्यूज। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि जो अपने हीट जो थेरेपी देते हैं वो अपन किस किस जगह पे नहीं देंगे। तो अगर मान लो किसी पेशेंट की स्किन इनसेंसिटिव है तो अपन वहाँ पे हीट थेरेपी नहीं देंगे उस पेशेंट को। इस्चेमिक स्किन है तो वहाँ पर भी नहीं देंगे। किसी भी तरह की अंडरलाइनिंग अक्यूट इन्फेक्शन है पेशेंट को या फिर न्यूप्लास्टिक टिश्यूज़ है तो वहाँ पर भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सब इन्फेक्शन फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इस जगह पर। उसके बाद यहाँ पर हीट थेरेपी के बारे में फिर से कुछ लिखा हुआ है, वो है डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द हीट इट कैन बी आइदर सरफेस हीट और डीप हीट। तो जब अपन जो ट्रीटमेंट देते हैं हीट के साथ तो वो भी डिपेंड करता है कि अपन को कितने डेप्थ में या मतलब कितने स्किन के कितने अंदर तक अपन को हीट देनी है।
तो इस तरह से यहाँ पे दो तरह की हीट हो सकती है, एक तो है सरफेस हीट और डीप हीट। तो जो सरफेस हीट होती है, ओनली द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज आर हीटेड। तो सरफेस हीट अपन जब देते हैं तो इसके अंदर सिर्फ स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज है, वहाँ तक ही हीट पहुँच पाती है। लेकिन जब अपन डीप हीट देते हैं तो वो जो हीट होती है वो डीपर स्ट्रक्चर आर हीटेड। तो उस कारण से डीप हीट के अंदर जो डीपर स्ट्रक्चर होती है वो भी हीट अप होती है। उसके बाद यहाँ पर है सरफेस हीट। सरफेस हीट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस किस तरह से अपन सरफेस हीट दे सकते हैं पेशेंट को। दिस कैन बी प्रोवाइडेड बाय हॉट वाटर बॉटल, वार्म बाथ, हॉट सॉक्स और कंप्रेशन, इंफ्रारेड लैंप, वैक्स बाथ, इन सब से अपन सरफेस हीट पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे डीप हीट। तो इसको अपन किस तरह से दे सकते हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी से दे सकते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी से दे सकते हैं, माइक्रोवेव से अपन डीप हीट दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे उसकी जो पेन है वो कम होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है एक्सरसाइज थेरेपी। अपन ने यहाँ पे देखा था कि अपन किस किस तरह से देखे, किस तरह से अपन यहाँ पे फिजियोथेरेपी देंगे पेशेंट को, वो है आइस थेरेपी अपन ने पढ़ लिया, हीट थेरेपी अपन ने पढ़ा, सरफेस हीट एंड डीप हीट। उसके बाद आता है यहाँ पर एक्सरसाइज थेरेपी, जिसके अंदर अपन ये 3 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपन इसको दे सकते हैं 3 पर्पसेस के लिए, जिसमें से पहला है टू मोबिलाइज जॉइंट, जॉइंट को मोबिलाइज करने के लिए। सेकेंड है टू स्ट्रेंथन मसल, मसल की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए। टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, जो पेशेंट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन जो बैलेंस है जो बिगड़ गया है उसको ठीक करने के लिए अपन एक्सरसाइजेस देंगे पेशेंट को, मतलब एक्सरसाइज थेरेपी देंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर फर्स्ट आता है जॉइंट मोबिलाइजिंग एक्सरसाइजेज। द फॉलोइंग एक्सरसाइज में बी एडवाइज्ड, कौन कौन से एक्सरसाइज अपन एडवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर है पैसिव जॉइंट मूवमेंट, एक्टिव जॉइंट मूवमेंट, एंड उसके बाद है कंटिन्यूस पैसिव मोबिलाइजेशन। ये काफ़ी इजी है, ऐसे कोई समझने वाली कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। पैसिव जॉइंट मूवमेंट, दिस आर यूज टू preserve joint mobility when the patient is unable to move the joint himself। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है when the muscles are paralyzed। तो अपन पैसिव जॉइंट मूवमेंट कब कराते हैं, तो अपन जब पैसिव जॉइंट मूवमेंट अपन तब कराते हैं जब जो पेशेंट है वो अपने जो हाथ पैर है, अपने जो लिम्स है उनको मूव नहीं कर पा रहा है। जैसे कि पैरालिसिस, मसल्स आर पैरालाइज्ड, जब किसी की मसल्स है वो पैरालाइज्ड हो जाती है, जो पेशेंट है वो अपने जो मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो अपन वहाँ पर अपन को जो फिजियोथेरेपी होता है वो उसको पैसिव जॉइंट मूवमेंट से करवाता है। मतलब जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो मूवमेंट करवाएगा पेशेंट के, क्योंकि पेशेंट यहाँ पर खुद से नहीं कर पा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आता है एक्टिव जॉइंट मूवमेंट। तो एक्टिव जॉइंट मूवमेंट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है द पेशेंट मूव हिज जॉइंट एक्टिवली सो एज टू गेन मोर एंड मोर रेंज ऑफ मोशन। तो इसके अंदर जो पेशेंट है वो खुद से अपनी एक्टिविटीज़ कर पाएगा, धीरे धीरे उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। यहाँ पर पैसिव के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट करवा रहा था, एक्टिव के अंदर यहाँ पर पेशेंट खुद से कर रहा है धीरे धीरे। सम टाइम क्या होता है ना, कभी कभी क्या देखने को मिलता है अपन को, अ पेशेंट एक्टिव एफर्ट में बी असिस्ट बाय जेंटली प्रेशर फ्रॉम द फिजियोथेरेपिस्ट। तो कभी कभी जो पेशेंट है वो पूरी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है ना उसको थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे वो अपना मूवमेंट धीरे धीरे कर पाए। जेंटली प्रेशर फ्रॉम द फिजियोथेरेपिस्ट उस पर देता है, असिस्ट करता है उसको। उसके बाद यहाँ पर थर्ड आता है कंटिन्यूस पैसिव मोबिलाइजेशन, जिसको अपन कहते हैं CPM। तो यहाँ पर क्या होता है ना, द जॉइंट इज फिटेड इन द मशीन विच मूव्स द जॉइंट स्लोली थ्रू अ predetermined arch of motion. Since the motion produced is very slow, it is tolerated by the patient in even the very early post-operative period. तो जो CPM है इसके अंदर यहाँ पर मशीन्स वगैरह यूज़ की जाती है। जो पेशेंट है उसको जिसके जॉइंट्स है उसको यहाँ पर फिट कर दिया जाता है और स्लोली उसके जो मूवमेंट्स है वो यहाँ पर होते रहते हैं प्री डिटरमाइंड आर्च ऑफ मोशन के अंदर, इसके साथ थ्रू। और फिर क्या होता है ना, सिंस द मोशन प्रोड्यूस इज़ वेरी स्लो,
और जो मोशंस है वो प्रोड्यूस होते हैं वेरी स्लो, इट इज़ टोलरेट बाय द पेशेंट इज इवन द वेरी अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। अपन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स के अंदर इसको दे सकते हैं, जो पेशेंट जितना टोलरेट कर सकते हैं अपन उतना ही उसको करवाएंगे। उसके बाद आता है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो दिस आर यूज टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स। तो अपन ये क्यों करवाएंगे, ये अपन करवाएंगे ताकि जो पेशेंट की जो मसल्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको वापस लेके आए, और उसके जो प्रिजर्व करे और इम्प्रूव करे उसकी मसल्स की पावर को, और उसकी जो मसल की जो पावर है उसको स्ट्रेंथ करे। दिस में बी फॉर द फॉलोइंग टाइप। तो कितने टाइप की हो सकती है, स्टैटिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हो सकती है, डायनेमिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस अपन पेशेंट को करवा सकते हैं उसकी जो मसल्स है उसकी पावर को बढ़ाने के लिए, जिसको अपन कहते हैं मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड आता है, वो आता है एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर एक्सरसाइज टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो होता है ना पेशेंट का वो हो जाता है, इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर अपन एक्सरसाइजेस करवाएंगे पेशेंट को। दिस आर स्पेशली एक्सरसाइजेज, ये एक तरह की स्पेशल एक्सरसाइजेस होती है यूजफुल इन पोलियो एंड सेरेब्रल पाल्सी। जो पेशेंट होते हैं पोलियो के एंड सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर अपन यूज़ करते हैं, क्योंकि जो पोलियो के और सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट है वो ठीक से चल फिर नहीं पाते, उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाता है, इसलिए अपन यहाँ पे एक्सरसाइजेस करवाते हैं कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब इसके बाद आता है फिजियोथेरेपी के अंदर, वो है ट्रैक्शन। अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया आइस थेरेपी, हीट थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, उसके बाद आता है यहाँ पे ट्रैक्शन। तो फिजियोथेरेपी के अंदर अपन यहाँ पे पेशेंट को ट्रैक्शन देते हैं। ट्रैक्शन भी दो तरीके से अपन ने देखे थे पहले की वीडियोस के अंदर, स्किन ट्रैक्शन होता है, एक होता है स्केलेटल ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन अपन क्यों करते हैं, in physiotherapy traction is applied to separate joint surface while giving passive movement to a joint to obtain the relaxation of muscles which are in spasm। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है बाय गिविंग सर्वाइकल और लंबर ट्रैक्शन। उसके बाद थर्ड है टू करेक्ट डिफॉर्मिटी बाय जेंटल कंटिन्यूशन ट्रैक्शन। तो जो ट्रैक्शन देके अपन जो है ना डिफॉर्मिटी होती है उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपन यहाँ पर सर्वाइकल लंबर ट्रैक्शन जो देते हैं उसकी जो मसल्स वगैरह है, मसल के अंदर जो स्पाज होते हैं ना उसको रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद अपन यहाँ पर पेशियो जॉइंट टू सेपरेट जॉइंट सरफेस वेल गिविंग पैसिव मूवमेंट टू अ जॉइंट है जो अपन पहले तो उसके जॉइंट को उसको सेपरेट करते हैं, उसके बाद अपन यहाँ पर उसको देते हैं पैसिव मूवमेंट टू अ जॉइंट। उसके बाद फिजियोथेरेपी अपन दे सकते हैं मसाज से। ट्रैक्शन के बाद आता है यहाँ पे मसाज। दिस इज द सिस्टेमिक एंड साइंटिफिक मैनिपुलेशन ऑफ स्किन एंड द अंडरलाइनिंग सॉफ्ट टिश्यूज। तो यहाँ पे मसाज के अंदर यहाँ पे जो स्किन और जो अंडरलाइनिंग सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ना उसका मैनिपुलेशन किया जाता है, जो कि होता है सिस्टेमिक एंड साइंटिफिक मैनिपुलेशन होता है, विच गिव अराइज टू रिलीफ ऑफ पेन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो अपन जो मसाज है वो भी क्यों दे रहे हैं, ताकि उसका जो पेन है वो कम हो जाए और जो मसल की जो रिलैक्सेशन है वो भी बनी रहे। तो मतलब पूरे ट्रीटमेंट का एम तो यही है कि पेन को कम करना है, डिफॉर्मिटी को ठीक करना है, यही सब मतलब कैसे भी करके अपन को पेशेंट को ठीक करना है। मोस्ट मसाज एंड मैनिपुलेशन आर स्मूथिंग। जो मसाज होता है एंड जो मैनिपुलेशन होता है वो स्मूथिंग होता है, एक्सेप्ट द फ्रिक्शन विच आर पेनफुल। लेकिन जो फ्रिक्शन होता है वो यहाँ पे पेनफुल होता है एंड आर यूज टू ब्रेक डाउन अडेशन। और इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है जो अडेशन होते हैं ना उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मसाज के बाद आता है हाइड्रोथेरेपी। द प्रिंसिपल्स ऑफ बायंसी हेल्प टू रिड्यूस पेन बाय रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, मोबिलाइजेशन ऑफ स्टिफ जॉइंट एंड देयर बाय असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ मसल पावर। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो बायंसी होती है ना उसका यूज़ मतलब उसके कारण से यहाँ पे जो पेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है पेशेंट के अंदर बाय रिलैक्सेशन ऑफ मसल के रिलैक्सेशन के कारण, immobilization of the stiff joint and thereby assist in the development of muscle power। तो इस तरह से यहाँ पे जो मसल्स पावर है वो इंक्रीज होती है। दिस इज यूजफुल एज इट प्रोड्यूस अ जनरल सेंस ऑफ वेलबींग। फिर यहाँ पर फिजियोथेरेपी के अंदर आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एम क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एम टू
enabling the person to become as independent as possible in spite of the disability he may have। तो ऑक्यूपेशन थेरेपी का एम भी यही है कि जो पेशेंट है अपना, जो कि ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है, अपने जो मूवमेंट्स है उसको कर नहीं पा रहा है, तो मतलब उसको इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन उसको इंडिपेंडेंट बनाए, ताकि वो अपना सारा काम अच्छे से कर पाए। अ पर्सन नीड इंडिपेंडेंट इन फॉलोइंग डे टू डे एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आता है आइडियल एक्टिविटीज़, जिसको अपन कहते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। जो अपने जो डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर अपन को जो पेशेंट है उसको अच्छा बनाना है, ताकि वो जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ के जो वर्क है कम से कम वो तो कर पाए। अगर ज़्यादा कुछ ना कर पाए तो वो काम वो खुद से कर ले, जैसे सेल्फ केयर, बाथिंग, ईटिंग, वियरिंग क्लॉथ एक्सेट्रा, जो कि आइडियल एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। उसके बाद आता है वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़। जो पेशेंट है उसके वर्क से रिलेटेड उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर ध्यान देना है। दिस कंस्टिट्यूट एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एंड होम मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे दो तरह की रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, एक तो होता है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एंड होम मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़। उसके बाद फिजियोथेरेपी के अंदर अपन के जो भी थे वो अपन ने पढ़ लिए। फिर यहाँ पर आता है फिजियोथेरेपी के बाद वो है ड्रग्स, कि अपन ड्रग्स लेकर किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रग्स हैव अ लिमिटेड रोल इन ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स, दोस यूज्ड मे बी प्लेस्ड इन 5 कैटेगरीज एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर कुछ 5 कैटेगरीज दी हुई है ड्रग्स की। एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल ड्रग, हार्मोन्स स्पेसिफिक ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड लोकल इंजेक्शंस। तो अपन एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आता है एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। दिस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग। दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग एंड स्टेरॉइड। तो एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर यहाँ पर आता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग एंड स्टेरॉइड, जो कि अपन यूज़ करते हैं इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। उसके बाद आता है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। These drugs are the immense value in acute infective conditions such as septic arthritis, acute osteomyelitis, etc. It is important to start with a broad spectrum drugs and change over the specific drug after a culture sensitive reports. तो एंटी बैक्टीरियल जो ड्रग्स है वो अपन यहाँ पर इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इन्फेक्टिव कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है। सेप्टिक आर्थराइटिस के अंदर अपन देंगे एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर अपन देंगे एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स। तो अपन यहाँ पर इनको स्टार्ट करते हैं ब्रॉड जो स्पेक्ट्रम जो ड्रग्स होते हैं ना उनके साथ। चेंज ओवर द स्पेसिफिक ड्रग आफ्टर अ कल्चर सेंसिटिव रिपोर्ट। तो कल्चर सेंसिटिव रिपोर्ट है उसके साथ साथ अपन को इसको चेंज भी करते रहना चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पर हार्मोन्स। द मेन ड्रग इन दिस ग्रुप आर एलाबोलिक स्टेरॉइड्स, एस्ट्रोजन्स एंड स्टिल बेस्टेरोल। तो ये सब भी अपन यूज़ करते हैं यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद स्पेसिफिक ड्रग्स यहाँ पर आते हैं। दिस आर यूज्ड इन सर्टेन स्पेसिफिक डिसऑर्डर, जैसे कि विटामिन डी फॉर रिकेट्स, विटामिन सी फॉर स्कर्वी एक्सेट्रा। तो कुछ स्पेसिफिक ड्रग होते हैं जो कि उसी चीज़ के लिए अपन को यूज़ करनी होती है। जैसे रिकेट्स के लिए अपन विटामिन डी यूज़ करेंगे, स्कर्वी के लिए अपन विटामिन सी की ड्रग्स है वो यूज़ करेंगे। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी होती हैं यहाँ पे। दिस आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेलिग्नेंट बोन ट्यूमर। मेलिग्नेंट बोन ट्यूमर के लिए अपन यहाँ पर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। लोकल इंजेक्शन में यहाँ पर होता है वो है लोकल इंजेक्शन ऑफ अ डिपोट, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन और मेथाइल प्रेनिसोनोल आर यूज्ड टू कंट्रोल नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट और अ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लीजन लाइक टेनिस एल्बो। जो टेनिस एल्बो एंड नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट के अंदर, उसके अंदर अपन यहाँ पर इस तरह के इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने पढ़े हैं, यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, रेस्ट पढ़ लिया, सपोर्ट पढ़ लिया, फिजियोथेरेपी पढ़ लिया, ड्रग्स पढ़ लिया। अब उसके बाद आता है यहाँ पर मैनिपुलेशन, उसके बाद आएगा यहाँ पर रेडियोथेरेपी। तीन दोनों को अपन पढ़ते हैं यहाँ पर।
मैनिपुलेशन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज द टर्म यूज्ड फॉर अ मैनोवर देयर बाय पैसिव मूवमेंट ऑफ जॉइंट बोन और सॉफ्ट टिश्यूज आर कैरिड आउट विद और विदाउट एनी एनेस्थेटिक एंड ऑफ्टन फोर्सफुली एज अ डेलिब्रेटेड स्टेप इन ट्रीटमेंट। तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन के अंदर अपन अपने हाथों का यूज़ करते हैं, मतलब उसको मैनिपुलेट करके अपन किसी भी डिसऑर्डर या फिर जो भी बोन्स और डिजीज होती है, जॉइंट की, बोन्स की, सॉफ्ट टिश्यूज को, उनको ठीक करना होता है। इसके अंदर पैसिव मूवमेंट्स अपन करवाए जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के साथ। तो इसको अपन यूज़ कर सकते हैं विथ और विदाउट एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया के साथ आप या फिर कर सकते हैं या फिर इसके बिना भी कर सकते हैं उसके। तो मैनिपुलेशन का मतलब यही है। इट इट मे बी डन फॉर, ये अपन क्यों करते हैं? करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, जो डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट करने के लिए। इम्प्रूविंग द रेंज ऑफ मोशन ऑफ स्टिफ जॉइंट, जो भी स्टिफ जॉइंट होते हैं ना, उसकी जो रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए। कि मान लो कोई पेशेंट है वो अपना शोल्डर उठा नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे उसके शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन है, उसका जो मूवमेंट है उसको अपन को इंक्रीज करना होगा। वो सब रिलीफ ऑफ क्रॉनिक पेन इन और अबाउट अ जॉइंट, और और किसी भी तरह का अगर क्रॉनिक पेन होता है उसको उससे रिलीफ करवाने के लिए अपन यहाँ पर मैनिपुलेशन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है मैनिपुलेशन फॉर अ करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी। जो भी डिफॉर्मिटी होता है ना, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, मतलब उसका करेक्शन करने के लिए मैनिपुलेशन का अपन यूज़ कर सकते हैं। इन दिस कैटेगरी, तो इस कैटेगरी के अंदर मैनिपुलेशन हैज़ इट मोस्ट ऑब्वियस एप्लीकेशन इन द रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशन। तो अपन डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए किस तरह से करते हैं? तो अपन तो यहाँ पर रिडक्शन करते हैं। अगर किसी भी तरह का फ्रैक्चर या डिसलोकेशन हो गया तो उसका रिडक्शन किया जाता है। तो रिडक्शन का मतलब अपन ने पहले के वीडियो में काफ़ी बार देखा है कि मान लो ये एक बोन है, इसका फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर होने के बाद डिस्प्लेस्ड हो गई है, तो अपन जो ये इसके ऊपर अपना मान लो हाथ है, ये अपना हाथ है, ये फिंगर्स है यहाँ पर, तो इस बोन का अपन को यहाँ पर रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के लिए क्या करेंगे? तो पेशेंट एक हाथ यहाँ लगाएगा, एक हाथ लगाएगा, और अलग अलग टेक्निक होते हैं जिससे जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है वो जो बोन का डिस्प्लेसमेंट हो गया इसको वापस अपने अलाइनमेंट में लेके आएगा इस तरह से। तो उसको कहते हैं अपन रिडक्शन। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर है, इट इज़ आल्सो यूज टू करेक्ट अ डिफॉर्मिटी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टेड सॉफ्ट टिश्यूज एज इन सिटिविटी। सिटिविटी क्या चैप्टर अपन ने एक अलग से पढ़ लिया कि सिटिविटी क्या होता है। सिटिविटी को अपन यहाँ पे CTEV को यहाँ पर अपन क्लब फुट भी कहते हैं। तो जो बच्चे होते हैं ना, उनके पैर अपन को इस तरह से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हील होती है, यहाँ पर एंकल जॉइंट होता है, और यहाँ पर इसका ग्रेट टो होता है। जबकि नॉर्मल क्या होता है ना, नॉर्मल तो इस तरह से होता है, नॉर्मल तो इस तरह से होगा, लेकिन इस तरह से होगा, और जो लेकिन क्लब फुट में क्या होगा ना, वो पेशेंट इस तरह से हो जाएगा, उसका जो थंब है वो ऊपर की साइड आ जाएगा। तो इसकी डिफॉर्मिटी को भी ठीक करने के लिए यहाँ पर अपन मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैनिपुलेशन फॉर सॉफ्ट टिश्यूज। तो ये तो हो गया जॉइंट के लिए। अब यहाँ पर आएगा सॉफ्ट स्टिफ जॉइंट के लिए। ये भी जॉइंट का था, ये भी जॉइंट का ही है। इन इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्टिफ जॉइंट, स्टिफ जॉइंट का मतलब है जो पेशेंट है अपने जो जॉइंट है उसको मूव नहीं कर पा रहा है। वाइल एफर्ट बीन मेड टू अचीव मूवमेंट बाय जॉइंट मोबिलाइजिंग एक्सरसाइजेस। तो इसको अपन ठीक किस तरह से करेंगे? जॉइंट मोबिलाइजिंग एक्सरसाइज के साथ। जो जो कि यहाँ पर आगे थे स्टिफ जॉइंट, मतलब जो स्टिफ जॉइंट था उसको अपन ठीक करेंगे बाय जॉइंट मोबिलाइजिंग एक्सरसाइजेस के साथ, जो कि अपन मैनिपुलेशन के साथ देते हैं। मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया में स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रिकवरी। अगर अपन मैनिपुलेशन यहाँ पर करते हैं अंडर एनेस्थीसिया, तो उससे यहाँ पर स्पीड ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकवरी, तो उसकी जो रिकवरी है उसकी स्टेप जो कि इसकी स्पीड होती है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द एल्बो बिकॉज इट मे लीड टू इंक्रीज स्टिफनेस ड्यू टू मायोसाइटिस। तो जो यहाँ पे ये लिखा होगा कि जो एल्बो जॉइंट है वहाँ पर अपन को मैनिपुलेशन करके या फिर किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर अपन ऐसा करेंगे तो वहाँ पर जो स्टिफनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी मायोसाइटिस के कारण। उसके बाद यहाँ पर आता है मैनिपुलेशन फॉर द रिलीफ ऑफ पेन। तो अब यहाँ पर अपन मैनिपुलेशन कर रहे हैं पेन को कम करने के लिए। अ क्रोनिक ऑफ मैनिपुलेशन इन सम क्रोनिक पेनफुल कंडीशन इन स्पिरिकल।
तो यहाँ पर इसके लिए भी अपन यहाँ पर मैनिपुलेशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नॉन ऑपरेटिव जो मेथड्स पढ़ रहे थे ट्रीटमेंट के, उसके अंदर सबसे लास्ट आता है रेडियोथेरेपी की। रेडियोथेरेपी देके भी अपन जो पेशेंट का ऑर्थोपेडिक जो भी डिसऑर्डर्स है उनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो रेडियोथेरेपी इज़ यूजफुल इन द फॉलोइंग ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स। कौन कौन से ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसके अंदर अपन रेडियोथेरेपी का यूज़ करेंगे? वो है यहाँ पर आता है ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर, benign tumor and other conditions. Ewing's sarcoma is a highly radiosensitive malignant bone tumor होता है। तो यहाँ पर रेडियोथेरेपी इज आल्सो यूज्ड फॉर अदर मेलिग्नेंट ट्यूमर आइदर प्री और पोस्ट सर्जरी। तो यहाँ पर अपन रेडियोथेरेपी का यूज़ करते हैं ऑपरेशन से पहले एंड ऑपरेशन के बाद, मतलब सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद अपन यहाँ पर रेडियोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। बिनाइन ट्यूमर, तो यहाँ पर आता है जेंट सेल ट्यूमर ऑफ द बोन विच आर अनसुटेबल फॉर इंसिजन कैन बी इन रेडिएटेड। इसके बाद आता है अदर कंडीशन, जैसे कि कौन कौन सी हो सकती है जहाँ पर अपन यूज़ कर सकते हैं। रीसेल सी ट्रेंट एंड काइलोसिंग स्पोंडालाइटिस, तो यहाँ पर भी अपन रेडियोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के अंदर नॉन ऑपरेटिव मेथड्स की किस किस तरह से अपन रेस्ट, सपोर्ट, फिजियोथेरेपी, ड्रग मैनिपुलेशन एंड रेडियोथेरेपी देके किस तरह से अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे किस तरह से अपन ऑपरेशन करके ऑर्थोपेडिक जो डिसऑर्डर्स है उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।